डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 17-18 में फ्लो ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग प्लेट करेंगे, जो कि लिटरेचर में स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। पिछले लेक्चर में हमने फ्लो नियर अ प्लेट सडनली सेट इन मोशन, जिसको स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं, यह प्रॉब्लम हमने मॉडल भी किया था और इस मॉडल को हमने सिमिलैरिटी सॉल्यूशन से सॉल्व भी किया था। लेकिन आज का प्रॉब्लम जो है वो हम सिमिलैरिटी सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लेक्चर में आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर अ फ्लो ऑफ सेमी इनफाइनाइट न्यूटोनियन फ्लूइड सेट इन मोशन बाय एन ऑसिलेटिंग प्लेट, और जिस प्लेट से जो ऑसिलेट कर रहा है वो है v = v0 cos ω t। जो जब हमने ऑब्जर्व किया, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो हमने कंसीडर किया है फॉर टाइम t > 0, यानी कि जब रेस्ट पे था वो हम सिचुएशन नहीं ले रहे, टाइम t > 0 की सिचुएशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम फिगर 1 में देखें, जो कि प्रॉब्लम की ज्योमेट्री को शो कर रही है ये फिगर, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है और हम अपने एक्स एक्सिस को अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेट रखते हैं, जबकि वाई एक्सिस को नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट रखते हैं। अब प्लेट जो है वो ऑसिलेशन वेलोसिटी v0 cos ω t से ऑसिलेट कर रही है, t > 0 है, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की। अब चूंकि प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है, तो वेरी नियर टू द प्लेट फ्लूइड जो है वो भी सेम वेलोसिटी यानी से वो ऑसिलेट कर रहा होगा जिस वेलोसिटी से प्लेट ऑसिलेट कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे हम प्लेट से अवे होते जाएंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस y जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो फ्लूइड की ऑसिलेशंस होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होता जाएगा। तो फ्लो जो है वो ऑसिलेशन की वजह से किस डायरेक्शन में होगा? फ्लो जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन को कंसीडर करें, जैसा कि पहले मैंने कहा कि एट y = 0, यानी कि प्लेट के ऊपर फ्लूइड की भी वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि u इज अ फंक्शन ऑफ 0, यानी कि y 0 है, t जो कि > 0 है, और इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू वही होगा जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यानी कि इक्वल होगा v0 cos ω t। जैसा कि मैंने पहले कहा, y डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि y जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, और जब ये y अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो प्लेट के ऑसिलेशन का इफेक्ट जो है वो वैनिश हो जाएगा। तो फ्लूइड की वेलोसिटी y अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे क्या होगी? 0 होगी। तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं ले रहे, अब कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को हम यूज़ करेंगे फार्मूलेशन के दरमियान। हमने अजम्पशन में क्या अज्यूम किया है कि प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो कांस्टेंट है। जब आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? 0 होगा। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो हॉरिजॉन्टल फ्लो में ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नहीं होता, निग्लिजिबल होता है, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो 0 होगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आगे बढ़ते हैं। Due to oscillatory boundary at y = 0, it is to be expected that fluid will also oscillate in the positive x-axis direction in time with the same frequency। जैसे कि पहले मैंने कहा कि y = 0 पे फ्लूइड जो है वो ऑसिलेट करेगा सेम वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से, यानी कि ऑसिलेशन से बेल्ट प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है।
However, it is expected that amplitude of motion and phase shift relative to the motion of the boundary will depend upon y. यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूइड मोशन और उसका जो फेज शिफ्ट होगा। अब फेज शिफ्ट क्या होता है? फेज शिफ्ट होता है जो वेव्स होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो वेव्स बनाऊं, एक वेव जो है वो ऐसे है और दूसरी वेव जो है वो कुछ इस तरह की है, तो आप कह सकते हैं अब इन दोनों वेव्स के दरमियान जो है वो फेज शिफ्ट है, यानी कि ये ओरिजिन से शुरू हो रही है और जबकि ये जो है वो 1 से शुरू हो रही है। अगर आप इसको एंगल में लेके जाएंगे तो पाई में कहेंगे तो ये पाई यानी कि 0 से शुरू हो रही है, तो ये जो है वो लेट्स सपोज ये जो अगर पाई बाय 2 है, ठीक है, तो फेज शिफ्ट का मतलब ये वाला, ये फेज शिफ्ट है कि दोनों की जो स्टार्टिंग होगी यानी कि दोनों की वेव जो है वो बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड या उनका जो वेव और क्रस्ट होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनमें डिफरेंस होगा। तो मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होगा फ्लूइड का वो प्लेट की सरफेस पे तो सेम होगा जिस एम्पलीट्यूड से प्लेट ऑसिलेट कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे यानी कि बाय को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और कम होते 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 वो 0 हो जाएगा, फ्लूइड रेस्ट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो इस फ्लो को डिस्क्राइब करता है वो यहाँ पे गिवन है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें ये बताएगा कि जो u है वो फंक्शन है y और t का, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे दिया गया है वो इस फॉर्म में आ जाता है। अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को जब मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, अब चूंकि फ्लो जो है वो अनस्टेडी है तो ये पार्ट नहीं 0 होगा क्योंकि u जो है y और t पे डिपेंड कर रहा है। अब यूं चूंकि y और t पे डिपेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये v की वजह से 0 हो जाएगा, ये w की वजह से 0 हो जाएगा। प्रेशर को हमने एटमॉस्फेयर यानी कांस्टेंट लिया तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, u डिपेंड कर रहा है y और t पे, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0, ये नॉन 0, बाकी टर्म जितनी रहेगी उनको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये न्यू जो है ये इक्वल है म्यू ओवर रो के, ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और म्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इक्वेशन 2 को हम हीट या डिफ्यूजन इक्वेशन कहेंगे, जबकि बाकी कंपोनेंट जो है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे यानी कि 0 = 0 हो जाए। अब बाउंड्री कंडीशन जैसे कि हमने पहले डिस्कस की हैं, ये y = 0 प्लेट की सरफेस पे है तो प्लेट की सरफेस पे फ्लूइड की वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे कि हमने कहा हम यहाँ पे जो सिचुएशन ले रहे हैं वो t > 0। अब सिंस द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ प्लेट इंट्रोड्यूसेस अ टाइम स्केल, देयरफॉर नो सिमिलरिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू दिस प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा सोल्यूशन लेंगे जो कि सेपरेट कर देगा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y और t हैं, तो हमने एक सोल्यूशन लेट किया जो कि इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। अब इसमें जो रियल है re है, ये रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विद इन दी ब्रैकेट, यानी कि ये विद इन दी ब्रैकेट है तो इसकी हम u और y t के इक्वल किसके लेंगे, जो विद इन दी ब्रैकेट रियल होगा उसके इक्वल रख लेंगे। अब आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है और एफ ऑफ वाई जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इक्वेशन 5 को हमने रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, और 2 टाइम जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 को जब मैं 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास तो जो इक्वेशन आएगी ये बनेगी, और इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 से इसमें पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और 2 आयोटा जो है वो इक्वल होता है 1 + आयोटा स्क्वायर के, इसको यानी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है।
तो इसका मतलब है 2 आयोटा ओमेगा और न्यू को हमने 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये पार्ट आ गया। अब इसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो सोल्यूशन हमने लेट किया था उसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो हमने लेट किया यहाँ पे डी स्केयर बाई डी वाई स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर है। जब इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इन दो चीजों की जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू 0 है, लेकिन जो एफ ऑफ वाई है वो 0 नहीं है। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है फिर यही चॉइस रह जाती है कि ये जो विद इन ब्रैकेट है ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन नंबर 8 में गिवन है। तो अब यहाँ पे C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट है जिसको हमने डिटरमिन करना है। अब बाउंड्री कंडीशन भी 2 हैं और कांस्टेंट भी 2 हैं। तो बाउंड्री कंडीशन नंबर, अब बाउंड्री कंडीशन को भी हमने जो सोल्यूशन लेट किया है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। तो जब मैं बाउंड्री कंडीशन नंबर 3 और 4 को 5 में पुट करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा, यानी कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और u ऑफ 0t जो सोल्यूशन लेट किया था वो रियल ऑफ f ऑफ 0 e रेज पर आयोटा ओमेगा टी। तो e रेज पर ओमेगा टी जो है ये यहाँ पे ये फार्मूला मैंने यूज किया है जो मैंने यहाँ पे कमेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। अब चूंकि हम सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर उसका रियल पार्ट लेना है तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास रियल पार्ट ये आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका, और राइट साइड पे ये है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो बाउंड्री कंडीशन नंबर 9 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है उसको भी जब मैं जो सोल्यूशन नंबर लेट किया है इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है, तो u ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो रियल ऑफ f ऑफ इन्फिनिटी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन नंबर 10 की फॉर्म में नेक्स्ट आ जाएगी। अब बाउंड्री कंडीशन 10 को जब मैं 8 में पुट करूंगा यानी कि जो मेरे पास जनरल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो निकलेगा मेरे पास C1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी था, y अप्रोचेस टू y की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया है तो c इंटू इन्फिनिटी C2 इंटू 0, ये 0 हो गया। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो 0 इधर डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम अनबाउंडेडनेस से बचना चाहते हैं तो इसलिए इसको हमने लिखा। तो इक्वेशन नंबर 11 में कांस्टेंट निकला है C1। जब इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। अब एक बाउंड्री कंडीशन रहती है और एक ही कांस्टेंट निकालने वाला है। तो बाउंड्री कंडीशन नंबर जब 9 जो है वो 12 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो C2 आ जाएगा वो इक्वेशन नंबर 13 में गिवन है, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 12 में, तो मेरे पास जो है वो जो जनरल सोल्यूशन था वो हमारे पास ये आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अब ये तो सोल्यूशन है एफ ऑफ वाई में, हमारे ओरिजिनल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, f नहीं है। तो उसको वापस हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा ये वाली टर्म है, इसको सेपरेट कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला जो मैंने ऊपर आपको बताया, ई रेज बाय आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये यूज करेंगे। अब चूंकि रियल निकालना है तो रियल में हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे, ये सारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से रियल निकालेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ये चीज जो है ये क्या है, ये वेलोसिटी है न्यूटोनियन फ्लूइड की जो कि प्लेट की ऑसिलेशन से इंड्यूस फ्लो इंड्यूस हुआ था। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से भी कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, वर्टिकल डिस्टेंस y पे। तो एक्सपोनेंशियली जब जैसे जैसे y का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा तो ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड है जिससे फ्लूइड ऑसिलेट कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, फ्लूइड की वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। तो जैसे ही y जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी डिस्कस किया है।
इक्वेशन ये डिस्क्राइब करती है डैम ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ 2 पाई इंटू 2 न्यू ओवर ओमेगा। तो जब ये विद इन की ब्रैकेट है तो ये सारा जो है क्या है, वेव लेंथ है ना, यानी कि जो वेव है ये वाले जिस फ्लूइड जो मूव कर रहा है उसकी वेव लेंथ क्या होगी, 2 पाई इंटू 2 न्यू ओवर ओमेगा होगी। अब ये डैम्प्ड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता है। शॉक ऑब्जर्वर में हम यूज बाइक में गाड़ियों में भी ये डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम पढ़ते हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और उसकी फेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2 न्यू इंटू ओमेगा स्केल। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिकेज एक्सपोनेंशियली विद वाई। अब हम shear स्ट्रेस और वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो shear स्ट्रेस और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो सॉल्यूशन हमारा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी। प्रोडक्ट रूल से आपने डिफरेंशिएट करना है, सिंपली है, ये आ जाएगा। जब इसको 16 को मैं यहाँ पे, ये shear स्ट्रेस का फार्मूला है, जब हॉरिजॉन्टल होगा, वन डायमेंशन फ्लो होगा तो shear स्ट्रेस जो है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम पार्शियल u बाय पार्शियल y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 16 से पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो shear स्ट्रेस का एक्सप्रेशन जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 18 में गिवन है वो आ जाएगा। अब वॉल्यूम फ्लो रेट को कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है इक्वेशन नंबर 19 में गिवन है। और इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वही होगी जो आपकी डोमेन है। डोमेन हमारी कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी है, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी। जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 15 को आप 19 में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पुट करना है और लिमिट्स लगानी है, तो आपके पास जो है वो फ्लो रेट का जो फाइनल एक्सप्रेशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है वो ये आ जाए। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।